नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बताइए कितना, P बाय एच न्यू, और लैम्डा की टर्म में P लैम्डा बाय, पन्ना पलट के उस वाले पॉइंट को स्टार लगा लो, मैंने लगाया होगा वैसे, देख लो सबसे ज्यादा उसी पे सवाल है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, P लैम्डा बाय SC। अभी सवाल कराऊंगा आज खूब सारे। तीसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया, 5-6 बार बोल रहे, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर। बताइए, ये देखिए आपका तैयार हो गया पूरा का पूरा। इतना सिस्टमेटिक दिमाग में फॉर्मूले फिट होंगे ना बेटा, इतना आपको पेपर में मजा आएगा ना सवाल करने में। अरे सर सब चीजें देखी हुई हैं, सब पढ़ा हुआ है, इसलिए अब समय है, पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर, रोज पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए, होमवर्क करिए, पूरा दिन आपका इन एक्टिविटी में चला जाए। कभी शॉर्ट नोट बना लिए, कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, कभी रिवीजन कर लिया, कभी पीवाईक्यू कर लिए। मोबाइल से दूर हटो, कठोर बनाओ अपने आप को और पढ़ने पर आओ बस। सिर्फ और सिर्फ रफ कॉपी ही काम करेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहला लिखेंगे, अब बिल्कुल बातचीत बंद करो, एक एक सवाल पे फोकस करते हैं। बढ़िया सवाल लिखो मन खुश करके, ऐसा सीख के जाओ मन में, यार मॉडर्न सर ऐसा करना है ना मुझे। और मॉडर्न मजे की बात ये है ना, किसी से जुड़ाव नहीं है, ना एनएलएम चाहिए, ना एसएचएम चाहिए, ना थर्मोडायनेमिक्स, ना मैग्नेटिक इफेक्ट, बिल्कुल अलग है, पूरा तैयार कर सकते हो। सेमीकंडक्टर जोड़ दोगे तो 9 सवाल हो जाएंगे, इसलिए अच्छा फोकस, एनसीईआरटी से चलो एकदम साथ साथ। लैंग्वेज पढ़ो, क्या गिवन है वो सीखो, सही फॉर्मूला लगाओ और पूरा हल करो, तब मजा है, पूरा हल करो। आज होमवर्क आएगा और होमवर्क के लिए समय पर्याप्त मिल रहा है, क्लास अल्टरनेट है, इसलिए पर्याप्त समय मिलेगा होमवर्क के लिए। अब ध्यान दे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड रटा हुआ होना चाहिए, P लैम्डा बाय एच सी। 15 बार यूज आ जाएगा, एकदम शानदार चाहिए, P लैम्डा बाय एच सी, P लैम्डा बाय एच सी। अब एक फायदेमंद बात, यार सर H और C तो कोई बदल ही नहीं सकता, तो यार इस H और C की कैलकुलेशन करके रख ले। H 6.6, C 3 इंटू 10 की पावर 8। अब देखना ये 7, 7 दिया 21, 21 को बोल दो 20 क्योंकि 7 से थोड़ा छोटा है, माइनस 34 और 8 माइनस 26, 10 को वहां डाल दो तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 25। ये रेड लाइन से ऊपर लिख दो, हमेशा होगा, 12-15 बार यूज करोगे याद हो जाएगा, इसको कोई बदल ही नहीं सकता, किसी भी किताब का सवाल करो, H और C तो कांस्टेंट है। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, P बता, P पावर, पावर 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, लैम्डा 600 नैनो माइनस 9। सभी प्रश्नों में लैम्डा मीटर में आता है, वो एक ही है बदमाश 12,000
400, बाकी सभी प्रश्नों में लैम्डा मीटर में, बटे एच सी। एच सी कितना, 2 × 10⁻⁻25। पहले पावर पावर सॉल्व कर लिया करो। 9 और 3 12, 12 में से 2 गया, माइनस का 10, -25 ऊपर जाएगा, +25, और ऊपर कितना था, -10, तो 10⁻15। ये 2 3, 3.3 इंटू 3, 9.9, 9.9 को लगभग 10, आंसर 10⁻16। बोलिए। सवाल करने के बाद हमेशा फॉर्मूले को रिव्यू करें। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, पी लैम्डा बाय एच सी, पी लैम्डा बाय एच सी। ईएलपी मॉडर्न फिजिक्स की जबरदस्त है, मैंने खुद ने बनाई है, एक एक सवाल तरीके से रखा है। ईएलपी 1 आप 20 सवाल करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा पूरा फोटोन थ्योरी आंखों के सामने से निकल गया है। एक भी सवाल मत छोड़ना, 20 के 20 सवाल सिस्टमेटिक प्लेस किए गए हैं, तो एकदम ईएलपी को साथ साथ लेके चलना है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने सवाल दे दिया कि यार एक फोटोन है जिसका लैम्डा दे दिया आपको 0.2 माइक्रोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, भाई इसकी एनर्जी बता दे, भाई इसका मोमेंटम ऑफ फोटोन बता दे, भाई मास बता दे। अलग अलग तरह के खूब सवाल बन सकते हैं। अब ये वही उस फॉर्मूले चार्ट पर है, मैंने आपको दे दिया फोटोन की एनर्जी दे दी, मैंने आपको एनर्जी दे दी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पूछा यार मोमेंटम बताओ यार। शुरू करो, फॉर्मूले धीरे धीरे इस बाने याद होंगे। मैंने आपको फोटोन की एनर्जी दे दी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको पूछा यार मास ऑफ द फोटोन बताओ। करो कोशिश, 3 सवाल हैं, सारे फॉर्मूले आपके पास हैं, अच्छे से सोच समझ के लगाओ। इसमें मुझे एनर्जी जूल में चाहिए, तो सोचो जूल में चाहिए तो 12,400 या 80/λ, 80/λ। आराम से 5-7 मिनट लगाइए, काटा कूटा करिए। 3 प्रश्न बैक टू बैक लिख दिए। सूत्र अच्छे याद चाहिए, कैलकुलेशन पर मजबूती चाहिए। तसल्ली से करो, मन खुश रखो, कोई हाबड़तोड़ ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अपने तरीके से पढ़ते रहो, सही रास्ते पे चलते रहो।
करूं, सॉल्व करूं? चलो एनर्जी बताओ। एससी बाय लेमडा। अरे भाई साहब फिर एससी आ गया, बढ़िया भाई। 2 × 10⁻⁻25, 15-20 बार यूज करेगा याद हो जाएगा एससी। लेमडा माइक्रो नहीं, हर चीज मीटर में 0.2 माइक्रो, 10⁻⁻6। ईमानदारी रख, पॉइंट हटा, ऊपर कितना गया 10, 2 से 2 रवाना, -6 ऊपर जाएगा तो +6, 6 और 1 7, 25 में से 7 जाएगा -18। भैया 10⁻⁻18 आ रहा है, देख लो। मोमेंटम, मोमेंटम बोलो, P बराबर E बाय सी, E -18 C 3 × 10⁻8, 1/3, 8 ऊपर जाएगा -26, 1/3 का मतलब 0.33 यूनिट लगा केजी मीटर पर सेकंड। गुप्ता सर कहां से आ गई ये मोमेंटम? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जागते रहो। मास कैसे निकालें? मास E बराबर mc², तो मास E बाय c², एनर्जी -18 C 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर, -18 3 का स्क्वायर 9, 1/9, 16 ऊपर जाएगा माइनस का 34 किलोग्राम। किलोग्राम सर 1/9 का भाग लगाऊं क्या? हाँ लगा दे। सोच 9 का भाग लगाना नहीं आता, 9 को 10 मान ले, तो 1/10 कितना हो गया? 0.1, 0.1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? न्यू बराबर C बाय लैम्डा 3 × 10⁻8, लैम्डा 0.2 × 10⁻⁻6। भैया फॉर्मूले पे पकड़, फॉर्मूले तुझे याद होंगे तब प्रश्न करने में मजा आएगा। E बराबर एस सी बाय लैम्डा, मोमेंटम E बाय सी, E बराबर mc², न्यू बराबर C बाय लैम्डा। तसल्ली से करना 2 मिनट कि हाँ यार सर सूत्र याद होंगे तभी काम चलेगा। सही सूत्र, सही यूनिट कन्वर्जन, सही कैलकुलेशन, इतना ही चाहिए पेपर में। 1 मिनट में एक सवाल करना होता है भाई, वहां चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी। अब पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर गया 10, तो 3 × 10 30, 30/2 15, 6 ऊपर जाएगा 8 और 6 14। बोलो अब सर मोमेंटम पूछा है, अब मोमेंटम धीरे धीरे याद कर लो, 5-10 बार लिखोगे तो P बराबर E बाय सी, याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। मोमेंटम P बराबर E बाय सी। अब E 20, अच्छा जूल में चाहिए, यूनिट कन्वर्जन, मेगा 10⁻6 EV 1.6 × 10⁻⁻C 3 × 10⁻8। अब पूरा सॉल्व कर, जल्दबाजी नहीं, पूरा सॉल्व कर। ये देख ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये 10 से 10, 16 दूना 32, 32/3, 8 ऊपर जाएगा तो -8, 19 और 8 27, 27 में से 6 गया -21, 3 का पहाड़ा 10.6 इंटू माइनस। सॉल्व पूरा करो, मॉडर्न में कैलकुलेशन ऐसी ही है भाई, इससे बचा नहीं जा सकता। एनसीईआरटी में भी ऐसी है, ईएलपी में भी ऐसी है।
इसलिए इससे भागना मत। बोलो, अब बताओ मास, मास आते ही याद हो जाए, E बराबर mc स्क्वायर। तो मास E बाय सी स्क्वायर, E 9 मेगा 10⁻6 ईवी 1.6। भैया जूल में ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, जूल में ही चाहिए। दिखने में फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे याद होते जाते हैं, दिमाग में सेट हो जाते हैं। E बराबर एच न्यू, जोर ही नहीं पड़ रहा दिमाग में। मोमेंटम P बराबर E बाय सी, E बराबर mc स्क्वायर, तो 9-10 से याद है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं यूज टू, कि ज्यादा जोर ही नहीं पड़ता। अब बताइए, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर 16, 16 ऊपर जाएगा तो -16, -16 +6 माइनस का 10 -29, तो 1.6 इंटू -29 आ रहा है भाई। तसल्ली से आंसर मिला लो, एकदम बढ़िया। पावर मिला लो, ये -21 है, ये -29 है, अच्छे से आंसर मिला लो। बोलो, क्या आगे बढ़ सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 सवाल समझ में आ जाने चाहिए। आगे लिखिए, कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट लिखें। ड्यूरिंग, नोट लगा के लिखिए, ड्यूरिंग बोर्ड से लिखें, फोटोन पार्टिकल कॉलिजन ड्यूरिंग फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, ब्रैकेट में फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, ये साल का सवाल है 2024 का, ब्रैकेट बंद। द टोटल एनर्जी and total momentum of the system remain conserved but number of photons may or may not be conserved. Number of photons may or may not be conserved, ब्रैकेट में लीजिएगा 2024। अब क्या प्रश्न है, क्या स्टेटमेंट आया था, उसी को हम समझना चाहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की, आपको इसके एनर्जी लेवल रटे हुए होंगे 11वीं क्लास से, माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 1.5। तसल्ली से सुनिए, चैप्टर बहुत आसान है, अच्छे से पढ़े ना है, लगातार मजा आ जाएगा। 13-14 लेक्चर का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं, दूसरा तो आज हो ही जाएगा लेक्चर। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है।
आपने बाहर से एक फोटोन इससे टकराया और इस फोटोन की ऊर्जा थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा सोचो क्या होगा। जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब। सोचो इसके पास कितनी है? -13.6। कितनी दे दी इसने? कुल बताओ। जीरो। और जीरो आते ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री। जीरो आते ही कहां चला जाएगा? इन्फानाइट पर फ्री हो गया। फोटोन कहां गया? फोटोन कहां गया? आंसर है फोटोन एब्सॉर्ब हो गया। आंसर है फोटोन। क्या फोटोन की संख्या कंजर्व है क्या? टक्कर से पहले एक फोटोन था, टक्कर के बाद जीरो फोटोन है। क्या फोटोन की संख्या कंजर्व है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर फोटोन की संख्या का कोई मतलब नहीं है। ये कंजर्व हो भी सकता है। और सर कहीं ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें कंजर्व हो जाए। चलो वो भी देखते हैं सर, तभी बात पूरी समझ में आएगी। चलिए चर्चा करते हैं। ये -13.6, ये -3.4, ये -1.5। ये इलेक्ट्रॉन है। शायद आपको ये लेवल भी याद हो, तो 10.2 होता है। अब सुनना, एक फोटोन आया, समझिएगा बात को, एक फोटोन आया और कितनी ऊर्जा लेकर आया? 10.2। शायद आप बैठ के समझ पा रहे हो। ये फोटोन जब इससे टकराएगा तो इस एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। कहां भागेगा? इन्फानाइट में या ऊपर? क्योंकि कितना गैप है? 10.2। इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। पर जानकारी आपकी अधूरी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10 की घात -8 सेकंड से ज्यादा इसको वापस जंप करना ही। और जब ये ऊपर से नीचे जंप करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो फोटोन। अब बताइए, क्या फोटोन की संख्या कंजर्व है? आंसर है यस। टक्कर से पहले फोटोन एक, आफ्टर एक, यहां फोटोन की संख्या कंजर्व है। अब आप वाक्य पढ़िए, आपको मजा आएगा। पढ़िए। ड्यूरिंग फोटोन पार्टिकल कॉलिजन द टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट नंबर ऑफ फोटोन में और मे नॉट बी कंजर्व। यहां फोटोन क्या हो गया? एब्सॉर्ब। यहां फोटोन क्या हुआ? वापस से आगे से बोलते हैं फोटोन इज रिक्रिएटेड। फोटोन इज रिक्रिएटेड। बना लीजिए। ये 2024 में स्टेटमेंट में सवाल पूछा गया था। आपको बताता हूं ये सवाल कैसे आया था और कहां से इसका सोर्स है, वो भी आपको बताता हूं। चित्र अपन को रटना नहीं है, ऊपर का वाक्य ही काम का है। शॉर्ट नोट में चित्र तो समझा रहे हैं कि देख, फोटोन की संख्या कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फोटोन की संख्या पर कोई फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर फोटोन की संख्या का कंजर्वेशन का कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है। एक बार और समझाऊंगा। आज 20 से 25 सवाल का होमवर्क आएगा। खुश मन से पढ़ते रहें। 8-10 दिन पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि चैप्टर ग्रिप में आ गया है। वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप देगा। यार 5 सवाल तैयार हो गए, सेमीकंडक्टर के 3 आसान सवाल बन जाएंगे। ये आपको बूस्टअप देते हैं कि हाँ यार मुझे चीजें बन रही हैं। बढ़ू आगे, बढ़ू क्या?
क्लियर है? तो वापस सेंटेंस पढ़ो, 2 बार याद करो। टक्कर में एनर्जी और मोमेंटम तो सिस्टम के कंजर्व रहेंगे, बट फोटोन की संख्या कंजर्व रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। अब आप देखिए, सेम लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए आपको कह रहे हैं पेपर 100% एनसीईआरटी बेस आएगा, इसलिए एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलें। वॉल्यूम 1 अपन ने बहुत अच्छे से करा, अब वॉल्यूम 2 निपटाना है अगले 2 महीने में, और अभी शुरुआत हुई है। अभी आपने लापरवाही नहीं करी तो क्या होगा, साथ साथ चैप्टर बढ़िया तैयार होता जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कहां से एग्जैक्ट इसने पैराग्राफ उठाया है। सब कुछ दे रखा है, एक एक शब्द इसकी थ्योरी पढ़िए, सॉल्व एग्जांपल, मैंने आपको कहा समरी, कुछ नहीं छोड़ना भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए आप, ये इसने फोटॉन्स की सारी प्रॉपर्टी लिखी है और वहीं से पॉइंट लिया गया है। ये देखिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, आपको दिखेगा नहीं। लास्ट वाला पॉइंट है जो है, इन फोटोन पार्टिकल कॉलिजन the total energy and total momentum are conserved. However, the number of photons may or may not be conserved. आगे और भी लिखा है, the photon may be absorbed or a new photon may be created. ये पूरा ही सारे पॉइंट आए थे इस बार 2024 में, 5 स्टेटमेंट थे, छांटना था कौन से सही है कौन से गलत है, सारे लिखे हुए हैं। देखो पहला कितना अच्छा है, ये अपने लिखा था, in interaction of radiation with matter, radiation behave as it is made up of particles called photon. याद करो पहला लेक्चर, जब रेडिएशन किसी मैटर पर गिरता है तो ऐसे बिहेव करता है, मान लो किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है, पहला। दूसरा, फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू, मोमेंटम P बराबर एच न्यू बाय सी, सबकी स्पीड, सबकी फ्रीक्वेंसी। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। ये भी लिख लो नोट का दूसरा पॉइंट, ये भी लिख लो नोट का दूसरा पॉइंट। एक ही पैराग्राफ में से सब कुछ दे दिया। लिखिए, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, photons are electrically neutral and they are not deflected, and they are not deflected by electric and magnetic field. बताइए क्या बात समझ में आ रही है? ये हम पढ़ी फोटोन थ्योरी रहे हैं, आप इतनी क्लैरिटी लाओ कि मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है नाटकबाजी, आप देखो ना, फोटोन की एनर्जी बता, मोमेंटम बता, फ्रीक्वेंसी बता, मास बता, प्रॉपर्टी बता, टक्कर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन में क्या होगा। तो इतनी बातें फीड करिए कि हम फोटोन की चर्चा कर रहे हैं, फोटोन के बारे में बातें इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक का नाम है फोटोन थ्योरी। ईएलपी नंबर 1 पूरी इसी पर बेस्ड है। अगला सवाल लिखिए, एक मेरे पास बल्ब है जिसकी पावर है 40 वॉट, जिसकी पावर है 40 वॉट, और ये 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो फोटॉन्स निकाल रहा है उनकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। एक शब्द आता है मोनोक्रोमेटिक, परेशान हो जाते हैं यार ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही तरह की वेवलेंथ, उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, लाइट निकल रही है, लाइट को हम सरल भाषा में बोलते हैं रेडिएशन, सन रेडिएशन, सनलाइट। तो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ एक ही है, तो कहलाएंगे मोनोक्रोमेटिक। कैलकुलेट number of photons
emitted per second. आराम से फॉर्मूला सोचिए, ये 10% का क्या नाटक है वो समझिए। आप बल्ब तो 40 का खरीद के लाए हो, पर वो जो लाइट बना रहा है वो केवल 10%। तो पता है पी 40 नहीं, 10% ऑफ 40 वॉट। बोले तो 10/100 इंटू 40, तो कितना, 4 वॉट पावर यूज करेंगे। 4 वॉट ये यूज करेंगे। अब बताइए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, धीरे धीरे याद हो जाए, पी लैम्डा बटे एस सी। कुछ एन बाई टी वगैरह ये कुछ मत सोचो, एन बाई टी बोलना ही नहीं है, सीधा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पी लैम्डा बाय एस सी। अभी 10 बार और लगाओगे आज याद हो जाएगा। इमेजिन करो एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, 1 सेकंड में जो फोटॉन्स निकलते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। अब बताइए पी, पी कितना, 4, लेमडा 500 नैनोमीटर -9 बटे एच सी, देख फिर काम आ गया, 2 × 10⁻⁻। ये कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट बनाएगा। अब बताइए 5×4 = 20, 20/2 10, ये 10 लिख दिया, ये 25 ऊपर गया प्लस 25, 26, 27, 28, 28 में से 9 गया 19, हो गया। देख पूरी कैलकुलेशन हो रही है बढ़िया। इसी में मैं पूछ लूं बी पार्ट में, ये तो ए पार्ट है, मैं पूछ लूं बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 5 आवर। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 5 आवर, ये तो पर सेकंड है। अब सोचो 5 आवर चाहिए, तो बताओ किससे गुणा करेंगे। 1 घंटे में बताया था आपको कितना, 3600 इंटू 5, ये 3600 वाली कैलकुलेशन बताइए आपको। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 और 5 घंटे हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा। 36 को 5 से गुणा करो, कितना, 100 इंटू 10⁻21। बताओ क्या फीलिंग समझ में आ रही है। सब तरह के सवाल आए हुए हैं भरपूर, इसलिए एक एक सवाल पे बढ़िया निशाना लगाओ। ज्यादा सोचो मत, एक पैटर्न बना दो। यार दिमाग नहीं लगाऊंगा, सर ने बोला ELP1 20 सवाल कर लूंगा, अभी कॉन्सेप्ट बिल्डर टॉपिक वाइज है वो कर लूंगा, इतना करूंगा। परसों से एनसीईआरटी शुरू करेंगे, एनसीईआरटी साथ साथ करता जाऊंगा। ये बेसिक बेसिक हैं बातें, ये साथ साथ करूंगा। 7-8 दिन हो जाएंगे, फिर नीट के जेई मेन के PYQ भी शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक प्लानिंग से करो, टेढ़ा मेढ़ा मत भागो, अब समय नहीं है। अब फिल्टर हो जाओ कि हाँ यार मुझे पता है क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनको साथ लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए हेडिंग डालिए, फोटोन फ्लक्स। हेडिंग डालिए फोटोन फ्लक्स। अब ये फोटोन फ्लक्स क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये इसका मतलब है। कभी वो नाम देगा, कभी नाम ना दे के पूरी इतनी कठिन लाइन लिख देगा। तो पहले आप इसको फील करिए, याद तो ठीक है, सूत्र हो जाएगा। इमेजिन करिए जैसे बल्ब है या सनलाइट है, अपन खड़े हैं, अपने हाथ पे क्या लाइट आ रही है? यस। फोटॉन्स आ रहे हैं? यस। यहां आपने एक स्क्वायर बना दिया जिसका एरिया मान लिया आपने 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं ये जानना चाहता हूं 1 सेकंड में यूनिट एरिया में कितने फोटोन मेरे हाथ पर गिरे, उसे बोलेंगे फोटोन फ्लक्स। नाम याद करना, सूत्र याद करना ठीक है, पर एक फीलिंग भी तो लाइए। एक तो है नंबर ऑफ फोटोन, सबसे आसान, 1 करोड़ फोटोन निकले, ये नंबर ऑफ फोटोन है। एक है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने फोटोन निकले। और आज एक नई चीज और आ गई, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, विच इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। तीनों बातों में अंतर है। एक है कुल नंबर ऑफ फोटोन, दूसरा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तीसरा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। दैट इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। अगर सूत्र बनाने की इच्छा रखूं तो कोशिश करता हूं फोटोन फ्लक्स को ऐसा लिखूंगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखिए, अरे अरे सर, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, इसको तो छोटा एन चिपका दो, चिपका दो। एरिया ए, अरे सर एन का फॉर्मूला चिपका दूं, चिपका दो, पी लैम्डा बाय एच सी। सर पी, पी, पी पावर एरिया, तो पावर बटे एरिया। अरे सर इंटेंसिटी चिपका दूं, हाँ चिपका दे, तो पी बटे एरिया, आई लैम्डा एच सी। तो भाई साहब फोटोन फ्लक्स का एक नया सूत्र आ गया, आई लैम्डा बटे एच सी। पर मैं चाहता हूं आपको सूत्र नहीं, एक बेसिक भी याद आ जाए कि फोटोन फ्लक्स कोई आपसे पूछे तो आपको यह भी बोलना आना चाहिए, अच्छा फोटोन फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दोनों पे सवाल अभी करके दिखाता हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आई, आई यहां करंट नहीं है, आई यहां इंटेंसिटी है। कोई शर्म की बात नहीं है कोने में लिखना, अपन को तो सवाल करके आगे बढ़ना है, कॉलेज में पहुंचना है, शर्म काहे की करनी है। अरे यार नहीं लिखूं, लिखूं, आता है नहीं आता है, अपने होशियारी में नहीं रहना, जमीन पे टिके रहें। आई है इंटेंसिटी, आई है इंटेंसिटी। तो लिखने के बाद थोड़ा रिकॉल कर, अच्छा एक तो होता है फोटोनों की संख्या, हाँ ये बहुत आसान है। एक होता है फोटोनों की संख्या पर सेकंड, छोटा एन, उसमें इतने सवाल करके आए। अब है फोटोनों की संख्या पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसे बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। आई कौन? इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में एक सवाल है, उसने इंटेंसिटी बोला ही नहीं, उसने बोल दिया एनर्जी। भैया यूनिट से पकड़ में आना चाहिए। अब देख, जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, कैसे समझते हैं फिजिक्स कैसे सीखी जाती है, उन्होंने देखा यार फोटोन फ्लक्स, अच्छा फोटोन फ्लक्स बोले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी फ्लक्स की परिभाषा बोल सकते हो, बोलो, एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और सोचो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कोई बोलेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऐसे बातें सोची जाती हैं, फिजिक्स को पढ़ने का अंदाज ये करें क्या। आपने सोचा फोटोन फ्लक्स, यार फ्लक्स का मतलब सर ने बता दिया, नंबर कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यार एनर्जी फ्लक्स सोचूं क्या, एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोल दिया, पावर, पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी।
फिजिक्स तो भैया यही चाहती है, तू सोचे मैं सूत्र रट के पार लगा लूं तो नहीं लगेगा। पहले ही साफ कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, इमेजिनेशन चाहिए, सवाल की प्रैक्टिस चाहिए। तो बोलिए फोटोन फ्लक्स का सूत्र बोलिए, आई लैम्डा बाय एस सी। फोटोन फ्लक्स की फील बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलिए, 2 प्रश्न करके देखें। चलो जल्दी आ जाओ। आज खूब सारा होमवर्क है, सिस्टमेटिक पूरा होमवर्क लिखाऊंगा और सभी लोगों को कहूंगा भैया होमवर्क करो, तो अपन बने रहेंगे, नहीं तो मामला पेंडिंग होता जाएगा। दोनों ही सवाल अच्छे हैं, अच्छे से लिखिए, कठिन सवाल हैं दोनों। अब रट्टाबाजी नहीं चलेगी इस सवाल में, सवाल अच्छा है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है एम्स का। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, केवल सूत्र मत रटने से काम चलेगा, थोड़ा सा थॉट चाहिए सवाल में। पहले प्रश्न लिखो मस्ती से। 13-14 घंटे कोचिंग मिलाकर पढ़ाई चाहिए। अगर कोचिंग में 4 घंटे रह रहे हैं 2 क्लास के लिए तो 10 घंटे पढ़ाई चाहिए। कोचिंग में 4 क्लास रह रहे हैं 6-7 घंटे तो घर पे 6-7 घंटे पढ़ाई चाहिए। मुझे इसमें कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। कुल 13-14 घंटे कोचिंग मिलाकर। अगर कोचिंग में 1 क्लास ही अटेंड करिए 2 घंटे तो भैया 12 घंटे घर पे चाहिए। अब तुम अपना हिसाब अपना खुद का निकाल लो। कुल 13 से 14 घंटे पढ़ाई है। अपन सोने के लिए नहीं आए हैं कोटा में, खूब सो लेंगे भैया बाद में। अभी 6, 6.5, 7 घंटा बस मोबाइल से दूरी बनानी है, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम कम करना है। देखो प्रश्न क्या है। अब आपसे बोला गया फ्लक्स, तो आपने सोचा यार गुप्ता सर फोटोन फ्लक्स तो मुझे रटा हुआ है, आई लैम्डा बाय एस सी, रट के गया हूं सर, एकदम कूदते कूदते लगा दिया। पर यार क्या ही करूंगा इससे, ना आई दे रखा है ना लैम्डा दे रखा है, इसका मतलब सही तो है पर काम का नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं। फॉर्मूला तो सही है पर इसमें यूजफुल नहीं है। करूंगा क्या यार, ना इंटेंसिटी पता है ना लैम्डा पता है। अब ये सवाल जाएगा बेसिक पे। अच्छा गुरुजी, फोटोन फ्लक्स का ओरिजिनल सूत्र नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सर थोड़ा इमेजिनेशन बताओ। इमेजिनेशन देखो, एक सोडियम लैंप है, इससे कितनी दूरी, अच्छा कितनी दूरी, मतलब क्या पूछा है, आर, इससे कितनी दूरी पे जाएं कि आपका फ्लक्स कितना हो जाए, 1। अच्छा फ्लक्स इज 1, फोटोन फ्लक्स इज 1। देख मजा आने वाला है भाई साहब। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये दे रखा है, छोटा एन। एरिया ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर। कन्वर्जन मत करना, ये सेंटीमीटर है ऑप्शन भी। एन की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर 20। भाई साहब पाई से पाई भी
रवाना। तो 4r² बराबर 10 की घात 20। तो r² बराबर 1/4 इंटू 10 की घात 20। सावधानी बरतना, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। 1/4 0.25, 0.25 को 20 से करोगे तो 25 इंटू 10 की घात 18। यही स्क्वायर रूट ले लोगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर रूट में फंस जाओगे। 20 का स्क्वायर रूट में फंस जाओगे, क्यों तुम सोचोगे 20 का स्क्वायर 6.6, ऐसा नहीं होता। 20 का कितना होता है पता है? 10 की घात 10। इतना समझ में आना चाहिए या तो, और इतना नहीं समझ में आ रहा तो भैया तो फिर ऐसे कर लो। और अगर याद है, हाँ सर 10 की घात 20 का मतलब 10 की घात 10 का स्क्वायर, और का स्क्वायर रूट 10 की पावर 10। तो ऐसा मानना चाहिए। अब बताओ 25 का 5 और 18 का 9। बहुत ही यूनिक सवाल है, परीक्षा में वहां चमकता नहीं है 1 मिनट में, इसलिए आपको इतना बेसिक आना चाहिए। आंसर आएगा 5 इंटू 10 की घात 9। 1 मिनट रुक रहा हूं, ये कोने में फॉर्मूला लिखो ताकि आपको बाद में भी समझ में आए, अरे यार ये फॉर्मूला तो सही है पर यहां यूजफुल नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट में फोटोन फ्लक्स की परिभाषा भी जाएगी। फोटोन फ्लक्स की परिभाषा बोलो, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि यार आपको पता चले। अच्छा, फोटोन फ्लक्स की फीलिंग ये है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। एक दो और करके देखो, एक बार फोटोन फ्लक्स की फील लाओ। फोटोन फ्लक्स का पूरा नाम बोलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। चलो आगे, एक और करके देख सवाल। एक एनसीईआरटी का सवाल है, बढ़िया टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है। अब इसने भाई ने फोटोन फ्लक्स नाम ही नहीं दिया और पूछा फोटोन फ्लक्स है, यही होशियारी है। इसलिए आपको कहते हैं सवाल एनसीईआरटी, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस आने वाला है। इसलिए एनसीईआरटी से कहीं दाएं बाएं मत चलना, एक एक सवाल एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का आना चाहिए। ये पूरा सप्ताह है, संडे के पेपर में ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू दूंगा और सबसे ज्यादा वेटेज सबकी एनसीईआरटी कराइए पूरी पूरी। मिटाऊं क्या? सोच भाई, बढ़िया सवाल है। पहला तो बच्चा घबराता है, एनर्जी फ्लक्स, तुमने घबराना चाहिए। एनर्जी फ्लक्स बोले तो कौन है वो? इंटेंसिटी। और ये बोलो हाउ मैनी फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या पूछा है? फोटोन फ्लक्स।
भाई इस पर गौर कर, क्या पूछा है? फोटोन फ्लक्स। इस पे गौर कर बच्चे, यही होशियारी है। फोटोन फ्लक्स लिख के देता तो कर ही लेते। अब बताओ फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला, आई लैम्डा बाय, भाई साहब फिर लॉटरी लग गई, नीचे एच सी है, 2 × 10⁻⁻, आई बोलो आई 1.388 इंटू 10⁻³ लैम्डा 550 नैनो। ये दूसरा दिन है, 14 दिन ऐसी कैलकुलेशन आएगी एनसीईआरटी में, ईएलपी में, पीवाईक्यू में। भागो मत, मैं तरीका बताता हूं। 1.388 कोई नहीं लेता, इसको लो 1.4। कौन लेगा 1.388 भाई? 1.4 ठीक है सर। -25 ऊपर गया, 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29, 29 में से 9 गए, 20/2, ये 55, ये 2 का पहाड़ा 0.7, तो 0.7 इंटू 55। अब देख 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, एक के बाद पॉइंट। पूरा हल करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कह सकें, आपको भी करना है। हम बीच में छोड़ देंगे फिर आपको कैसे कहेंगे, इसलिए पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको भैया कैलकुलेशन से भागना नहीं है। सूत्र सही भी याद कर लोगे और नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फायदा क्या? कैलकुलेशन पूरी करिए। एक मिनट देखो, दोनों सवाल पे स्टार लगाओ, दोनों ही सवाल मुझे बढ़िया लग रहे हैं। एक तो पहले वाला सवाल जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, और ये तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का सवाल है, तो ये तो फेमस है ही। बताइए क्या ओके है? आगे हेडिंग डालिए, रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स, चलो अब समझना, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगले 5-7 सवाल इसी पे आएंगे, है ना? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, आराम से तसल्ली से समझिए। सरफेस है 100% रिफ्लेक्टिव, यहां एक सरफेस है, ये टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश आ रहा है, इस टॉर्च की जो पावर है वो है P वॉट। अब ये टॉर्च से जो सनलाइट या टॉर्च की जो लाइट आ रही है वो दीवार पे जाके टकरा रही है, और ये जो दीवार है वो 100% क्या है? रिफ्लेक्टिव। तो ये इस पे क्या लगाएगी? बल लगाएगी। आपको बल कैसे लगता है सर? ये लाइट है, ये मेरी दीवार है या मेरा हाथ है, सर क्या इस पे बल लग रहा है क्या? बिल्कुल बल लग रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो भी सिखाऊंगा। इसका जो उत्तर है वो है 2p/c। जब सरफेस कैसी हो? 100% रिफ्लेक्टिव। अब मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर पहला तो बताइए वो फील क्यों नहीं हो रहा? उसका उत्तर आपको दिख रहा है, बटे में क्या आ रहा है? सी।
सी बोलो तो क्या होता है 10 की पावर 8, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 0.00000 आंसर आएगा। इसका मतलब वो फोर्स बहुत कम है। एनसीईआरटी ने 5 लाइनें लिखी हैं इस पर कि आप सनलाइट में खड़े हो तो सनलाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, आप रेडिएशन फोर्स पढ़ रहे हो तो आपको फोर्स और प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता? आंसर है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। परंतु अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो बाकायदा उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। दूसरा, सर ये कहां से आ गया 2p/c? डेरिवेशन देखिए, लिखना मत, डेरिवेशन से सब्जेक्ट की क्लैरिटी आती है। आइए देखते हैं, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। लाइट आ रही है, टॉर्च लाइट, लाइट बोलिए, लाइट बोले तो फोटोन, फोटोन का मोमेंटम h/λ। गुप्ता सर h/λ कहां से आ गया? बोलो, p बराबर होता है E/c, E की जगह sc/λ, तो फोटोन का मोमेंटम h/λ। ये चीजें याद होती हैं, सूत्र 2p/c याद करना है। डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। फोटोन आया, अच्छा आगे जा रहा है तो इसका मोमेंटम h/λ आई कैप। रिफ्लेक्टिव मतलब वापस टकरा के आएगा, h/λ माइनस आई कैप। याद करिए एनएलएम लेक्चर नंबर 1, बॉल गई एमवी से, वापस आई एमवी से, चेंज इन मोमेंटम 2mv। सर ने लिखा है क्लास में। तो h/λ से जाना, h/λ से आना, तो चेंज इन मोमेंटम बता 2h/λ। रिवीजन हो रहा है। फिर एक बात और याद आ रही है, सर सिकंदर सर ने तो बॉल को किसी एंगल पर भी लाए थे, तो आंसर आया था 2mv cos थीटा। इसका मतलब ये चित्र काम का है, आपने जो फोटॉन्स गिराए हैं वो 90 डिग्री पर गिराए हैं, मतलब एक शब्द और काम का है, नॉर्मल इंसिडेंस। कल को अगर आप ये टॉर्च टेढ़ी कर दोगे, जो मैंने माइनर के पेपर में करी है, और उसमें लाइट ऐसे आएगी और टकरा के लाइट ऐसे जा रही है, तब उत्तर 2mv नहीं आएगा, 2mv cos थीटा आएगा। तो इस बातों को समझिए कि भैया भैया लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, सरफेस 100% रिफ्लेक्टिव होनी, तभी देख बाद में लौट के आ रहे हैं, और कितना एंगल पे जाना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। अभी आया नहीं है सूत्र, ये चेंज इन मोमेंटम, बल, न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बल न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम बता 2h/λ टाइम t। एक फोटोन आ रहा है, एक थोड़ी ना आ रहे होंगे, ऐसे अनगिनत आ रहे होंगे, n से गुणा करा, n/t, n/t छोटा n 2h/, अच्छा छोटा n p/λ/sc, h से h, लैम्डा से लैम्डा, उत्तर 2p/c। मुझे मन में पता है कि इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको नहीं पता है, सब पता है, बस एक बार रिवाइज। मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ, आना जाना 2mv, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम छोटा n, n की वैल्यू p/λ/, सीधा उत्तर 2p/c। लिखे काय को? लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र याद होना चाहिए 2p/c। बशर्ते हर बात पता हो, ये सूत्र कब लगेगा? जब सरफेस 100% रिफ्लेक्टिव होगी और नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। अब तूने डेरिवेशन किया ना, तब तुझे क्लियरिटी है, हाँ यार नॉर्मल इंसिडेंस जरूरी है, एंगल पे आएगा तो 2mv cos थीटा हो जाएगा भैया। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है, अगर सरफेस 100% एब्जॉर्प्टिव हो, तो फिर गुप्ता जी क्या करेंगे? याद कर, ये भी सर ने सिखाया है। अरे भाई बॉल गई और टकरा के रुक गई, ये भी लिखाया है, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम था mv। सुबह मिल गए थे, पूछ के आया मैं उनसे, समझ के आया, मैं तो मैकेनिक्स आती नहीं है मुझे, पूछ कर आया उनसे कि भाई
आना और जाना, उन्होंने कहा अगर आना और जाना है तो 2 MV लिखना, और अगर टकरा के रुक जाए तो MV लिखना, तो वहां 2 का फैक्टर नहीं आएगा। अब बताओ उत्तर क्या आएगा? P बाय P कौन है? पावर। बोल, क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, कभी पावर को हटाना हो, इंटेंसिटी दे रखा हो, तो अपने बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन, तो कभी पावर हटाना है तो आई इंटू, तो मैं पी मोमेंटम लग रहा होगा ना? नहीं, तुम कह दो पी मोमेंटम है ना? पी पावर है, पावर, और आई कौन है? इंटेंसिटी। क्या बात सही है क्या? तो 3 बातें काम की हैं। पहला, नॉर्मल इंसिडेंस होना, अगर 100% रिफ्लेक्टिव है तो 2P/C आएगा, 100% ऑब्जेक्टिव है तो P/C। और ये दोनों सूत्र तभी लगेंगे जब इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। लिख लीजिए सारा, ये पार्ट छोड़ दीजिएगा डेरिवेशन, ये लिखिए केस 1, ये केस 2, अच्छे से इसको बढ़िया लिख लीजिए। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सही सही बातें हैं काम की वो लिख लें। चित्र जरूर बना लें, चित्र से ही आपको क्लियरिटी आएगी कि इंसिडेंस कैसा है? नॉर्मल। और फिर वही बात, सर हम टॉर्च से, मोबाइल के लाइट से अपने हाथ पे प्रकाश डाल रहे हैं, तो फिर फोर्स और प्रेशर क्यों नहीं लग रहा? भाई लग रहा है, पर वो इतना 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 छोटा है कि जिसको महसूस नहीं कर पा रहे। एनसीईआरटी ने 4 लाइनें दी है, असर्शन रीजन का थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है, इसलिए एनसीईआरटी एकदम अप टू डेट रखें। बाद में नहीं होगी मार्च अप्रैल में, अभी लोगे तो वहां रिवाइज हो जाएगी बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत परेशान हुआ करो। तो लिखने के बाद एक बार रिवाइज करना, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो राजा 2P/C, एब्जॉर्प्टिव है तो P/C, इंसिडेंस कैसा? नॉर्मल। माइनर में नॉर्मल नहीं आएगा, माइनर में किसी एंगल पर आएगा, तो वहां 2 MV नहीं, 2 MV cos थीटा। चलो क्या, जल्दी आ जाओ, इसका भी होमवर्क मत करना ताकि ये भी बैकलॉग में हो जाए। हाँ सर, इसको तो मैं 1 शॉट में तैयार करूंगा, जब आप पढ़ाओगे मार्च अप्रैल में तभी कर लूंगा। हाँ, यही सोच रहे हो ना? बहुत शानदार, कितना अच्छे से मैं तुम्हें समझ गया हूं, देखो आप हैं 70-80 लेक्चर पढ़ा लिए, अभी 50 लेक्चर और पढ़ाऊंगा। जिस दिन तुम्हारी लास्ट क्लास खत्म होगी तो मैं छोड़ के आऊंगा हॉस्टल तक। चलो, आंसर रिफ्लेक्टिव हो तो 2P/C, वो कह रहा है मैं अकेले नहीं जाता। और अगर 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 रिफ्लेक्टिव नहीं एब्जॉर्प्टिव हो तो याद रखिए 2 का फैक्टर नहीं आएगा। चलिए चलिए, बस भावनात्मक ना हो, तुरंत फील ले लेते हैं। फिजिक्स की तुम्हें नहीं आती फील है? चलो लिखें लिखें लिखें, चलो वापस पढ़ाई पर आएंगे अब।
अब 2 सवाल हैं, ये अच्छा सवाल है, अगला आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है पर कंसेप्चुअल है दोनों प्रश्न। पहले आप इसकी इमेजिनेशन समझिएगा और खुद फील करिएगा, थोड़ा सा एनएलएम लगेगा। चित्र क्यों दिया गया ऐसा आपको समझ में आ रहा है? ताकि आपको पता चले बीम कैसी आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस। अब अगर आपको एनएलएम की फील आ रही हो तो एक सवाल हमारे एनएलएम के मॉड्यूल में भी है, ऐसा सर ने क्लास में भी करा है। एक डिस्क हवा में तैर रही है, नीचे से बुलेट फायर कर रहे हैं, याद है? आप महसूस करें, फिजिक्स पता है कि ऐसे ही फील आती है चीजों की। जैसे ये है प्लेट या रजिस्टर, ये एमजी के कारण नीचे गिर रहा है और आप देखें मैं लगातार नीचे से बुलेट फायर करता रहा हूं। आप फील करिए मेरे हाथ के टकराने से कॉपी पे बल कहां लग रहा है, ऊपर, और एमजी कहां है? अगर ये बराबर हो जाए तो हवा में तैर जाएगी वो। महसूस करिए ना, यही तो फिजिक्स है यार। दिखती है कि सर ये एमजी के नीचे गिर रही है, पर आप नीचे से लगातार टक्कर कर रहे हो, लगातार टक्कर मिल रही है, लगातार टक्कर मिल रही है, टक्कर से बल कहां लग रहा है, ऊपर। ये बल एनएलएम में लगा रही थी बुलेट, यहां कौन लगा रही है, टॉर्च। सर टॉर्च बल लगाती है क्या? हाँ भाई, अभी तो पढ़ क्या है। अच्छा टॉर्च, टॉर्च मतलब लाइट, लाइट मतलब फोटॉन्स, फोटोन का आना और जाना। तो फोटोन बोले तो बॉल ही तो हो गई। बॉल जब आती जाती है तो बॉल के मोमेंटम में क्या आता है, चेंज, और बॉल के मोमेंटम में चेंज की वजह से बल लगता है। नहीं आ रही बात समझ में? हो गया खत्म। अब बता, एफईडी बना, एफईडी बना, बहुत दिन हो गए। प्लेट का एमजी नीचे, बल कहां, ऊपर। देख सारे शब्द काम के हैं। प्लेट इज परफेक्टली, इसलिए देख टू आया है। चित्र देने का कारण है कैसा इंसिडेंस, नॉर्मल। चित्र बनाना जरूरी है क्योंकि सवाल में उसने नॉर्मल नहीं लिखा। हर चीज के पीछे साइंस का लॉजिक है। फिजिक्स ऐसे नहीं पार पड़ेगी याद करके, याद रखना। लॉजिक से सोचो ना, एमजी नीचे लग रहा है, टॉर्च का बल ऊपर लग रहा है। अच्छा, इक्विलिब्रियम भी कह रहा है, मतलब दोनों के बल बैलेंस होने चाहिए। 2p/c बराबर mg होना चाहिए। अब 2p कितना है निकालना है। c 3 इंटू 10 की पावर 8, मास 10 ग्राम, ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना। बूढ़े हो रहे हो पर गलती वही रख देते हो। 10 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम, जी 10। बोलो अब बताओ, ये उधर भेज दो 2p, तो 8 9 10, 10 में से 3 गया
7 और P 3/2 इंटू 10 की घात 7, 1.5 इंटू 10 की घात 7 वॉट पावर है ना। 1 मिनट का ही सवाल आता है परीक्षा में, और सारे सवाल यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा सर एक एक चीज पढ़ाई हुई है, एक सवाल कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। और अच्छे से कॉपी, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी इन पर जान लगा दो अपनी कि सर ये मुझे अच्छे आनी चाहिए, इसके बाद समय बचे तो फिर कुछ भी कर, पर तेरी एनसीईआरटी सबसे पहले पूरी तैयार होनी चाहिए। बस अपने तो ये बात समझ में आती है, शॉर्ट नोट्स आने चाहिए, 15-20 साल के पीवाईक्यू अपन को आने, इतने में तो अपना काम बढ़िया निकल जाएगा, कहीं नहीं फंसेंगे। बोलो क्या ये सवाल ओके है क्या? अब थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, आईआईटी एडवांस का सवाल है, पर वो प्रश्न नहीं है, इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे जो बहुत सारी बातें हैं वो काम की है। आते हैं उस पर, लिखिए। आज का लास्ट प्रश्न है, 10-15 मिनट खर्च करेंगे। आप सवाल लिख लीजिए, ऑप्शन भले ही मत लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, आप सवाल लिख लीजिए। ऑप्शन में लिख लेना tan थीटा निकालना है और प्रेशर निकालना है। बस सवाल, सवाल का चित्र, सवाल की फीलिंग ये समझने की है। कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूं? चाहती है वो की बात। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, क्योंकि डायग्राम नहीं दे रखा, किया तो 1 मिनट में जा सकता है, इसलिए बिल्कुल नीट के रिलेवेंट सवाल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठिन है, पर बढ़िया मैकेनिक्स है। वो क्या कह रहा है, एक मिरर है और वो सस्पेंडेड है, और स्ट्रिंग रस्सी की सहायता से चित्र बना के कोशिश करेंगे। ये मिरर है, ये एक रस्सी की सहायता से ऐसे सस्पेंडेड है। अब महसूस करिए, यहां से आया प्रकाश, अब बताइए क्या होगा, ये प्रकाश इस पर क्या लगाएगा, बल, तो बल लगाने से धागा ऐसा नहीं रहेगा, धागा अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे टिल्ट कर जाएगा। ये देखिए, ये बल लगा, बताइए बल किसने लगाया, बोलिए लाइट ने, रिफ्लेक्टिव है, 2p/c।
वो आपसे रटा हुआ थोड़ा पूछेगा यार एफ लिख के आ जाओ, एफ थोड़ा पूछेगा। एफ की एप्लीकेशन मैकेनिक्स घुसा दी इसमें। बल लग रहा है, अच्छा हाँ यार देखो इमेजिनेशन कितना बढ़िया है, धागे से मिरर सस्पेंडेड था, आपने बल लगाया, ऐसा हो गया। अब आपको फील आ रही होगी अरे हाँ सर ये तो अपन ने खूब किए हैं, ये रस्सी है, रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, मिरर का mg लगेगा। अब टेंशन के क्या कर दो, कंपोनेंट कर दो, ये थीटा है तो ये भी टी का थीटा से चिपका हुआ, टी कॉस इधर वाला, टी साइन, इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे आगे पीछे। रेडिएशन बल लगाता है, रेडिएशन मतलब लाइट, सरल शब्दों में लाइट को क्या बोल देते हैं, रेडिएशन। एक एम्स का प्रश्न है, जो धूमकेतु होते हैं, धूमकेतु का मतलब होता है कॉमेट, और जो कॉमेट की जो टेल होती है ना भाई, पूंछ, ये पता है क्या है, सन से अवे होती है। क्या मतलब कहना चाहते हो, जरा सुनो। सन बोले तो लाइट, लाइट आएगी कॉमेट पे पड़ेगी तो क्या लगाएगी, बल। एक धागा है, अब मैं अपने फूंक से बल लगा रहा हूं, सोचिए बल लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो धागा मेरी तरफ आएगा या मेरे से दूर जाएगा। धूमकेतु की पूंछ सन की तरफ नहीं, सन से दूर होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि लाइट क्या लगा रही है, बल लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तभी तो पूंछ कहां है, सन की तरफ नहीं, सन से, इमेजिन करो एक धागा है, हाँ सर इमेजिन कर पा रहा हूं, अपनी फूंक से इस पर प्रेशर लगाइए, फूंक से प्रेशर लगाएंगे तो धागा आपसे कहां जाएगा, दूर। तो धूमकेतु की टेल सन की तरफ नहीं है, सन से दूर है। एम्स का असर्शन रीजन का सवाल है, रीजन क्या देंगे, जो रेडिएशन है वो क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर। ये देखिए आप, ये देखिए। अब बताइए क्या हो रहा होगा, सर क्या करें, बैलेंस कर लीजिए, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और टी साइन थीटा किसको कर रहा है, 2p/c को। टेन थीटा चाहिए, टी ने टी को रवाना, साइन बटे कॉस, टेन 2p/c बटे mg। सब p को इंटेंसिटी लिखना चाहता है, लिख दे भाई, p की जगह i इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2i इंटू ए mg/c, तो टेन थीटा आ गया 2i/a बटे mg/c। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसे एनएलएम में अपन खूब ढेरों सवाल करते हैं, अपन किया जा सकता है। अब देखो कितनी बातें आ गई, रस्सी में तनाव आ गया, mg भी आ गया, 2p/c भी आ गया, तनाव के कंपोनेंट भी आ गए, बैलेंसिंग भी आ गई। सर मल्टीपल चॉइस है, प्रेशर भी पूछा है, अच्छा प्रेशर भी पूछा है, वो भी निकाल लो। प्रेशर पता क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, फोर्स पता कितना, 2p/c बटे एरिया, पता है पावर बटे एरिया को क्या बोल दोगे, इंटेंसिटी, तो 2i/c। तो रेडिएशन प्रेशर वो आ गया भाई 2i/c। ये भी लिख लीजिएगा, कॉमेट धूमकेतु, इसकी जो पूंछ है वो सन से अवे है, जो इस बात का प्रमाण है कि सन की जो लाइट है वो क्या लगा रही है, रेडिएशन बल लगा रही है, रेडिएशन प्रेशर लगा रही है। अच्छा सवाल है, काम का, आना चाहिए। अब देख तुझे क्या करना चाहिए, 2 लेक्चर हो गए, पहले शॉर्ट नोट्स बना ले, 2 लेक्चर रिवाइज कर ले, 15 मिनट आधा घंटा, ईएलपी लगा। ईएलपी 1 इतनी जबरदस्त प्रॉपर हाईली ऑर्गेनाइज बनाई है, एक भी एरर एक भी करेक्शन नहीं, बिंदास पूरी की पूरी ईएलपी करिए। कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तू 12वें सवाल में फंस गया, तुझे इधर उधर नहीं भागना भैया, अपना 12वां सवाल देखा, सीधा स्लाइड का 12वां देख लिया, पूरे 20 के 20 देखने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आपका समय नहीं खर्च हो,
आपको बाहर मुझसे नहीं पूछना पड़े, मैं मिल रहा हूं, 4 बच्चों को बता पा रहा हूं, इतने में बेल लग गई, फिर आप नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि मॉडर्न मुझे चाहिए एकदम एक नंबर, कि मेरा एक एक सवाल मुझे आना चाहिए। चलिए बोलो, क्या ये बात ओके है क्या? 2 पार्ट पूछे थे उसने, 2 मल्टीपल थे, एक तो आ गया रेडिएशन प्रेशर और एक आ गया टेन थीटा। मल्टीपल था, जेई का सवाल था, अपन को तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बोलिए, एक क्वेश्चन और कर लेंगे फटाफट से, जल्दी आए, लिख लो, ऐसे मत करा करो। हाँ चलो, एक बार ऐसे बोल दो सर, एक बार और बोल दो। चलो अब क्वेश्चन लिखो, तुम अपना मन पूरा कर लिया करो और फिर सर अब आप लिखवा दो। हाँ ऐसे कर लिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा भी मन पूरा होता रहे और मेरा भी हो जाए। ELP1 करो और एक टारगेट बनाओ कि मुझे पूरा करके दिखाना है सर को या व्हाट्सअप करना है। एक चैलेंज बनाओ कि ना, अगर मैं नहीं करूंगा फिर आगे कैसे बढ़ूंगा। एक टास्क बनाओ कि पूरी करनी है रफ कॉपी में। ऑप्शन मत दो दिमाग को, बिल्कुल करना है, मतलब यस सर रफ कॉपी में पूरी करनी है। आप समझिए होमवर्क का महत्व है। इसका तरीका केमिस्ट्री बायो जैसा नहीं है। यहाँ सवाल की महिमा, सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा है भाई। इसलिए अच्छे नोट्स, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सवाल लगाना भी बहुत जरूरी है। आइए भाई साहब, ये तो नई चीज आ गई। 100% ना तो रिफ्लेक्टिव है ना 100%, दोनों काम कर रहा है। इसका मतलब कुल बल रिफ्लेक्शन के कारण वाला बताओ कितना, 2p/c, और एब्जॉर्प्शन के कारण बताओ, एब्जॉर्प्शन वाला बताओ p/c। बस अब इंपॉर्टेंट है p क्या काम में लें, p क्या काम में लें। तो रिफ्लेक्शन में वो कर रहा है 70%, तो 70% ऑफ 100, बोले तो रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में 70 लगाना। 30% एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन वाले के फॉर्मूले में 30 वॉट लगाना। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ना 100% एब्जॉर्प्टिव ना 100% रिफ्लेक्टिव है, दोनों काम करेगा। रिफ्लेक्टिव वाले में पी रिफ्लेक्टिव और एब्जॉर्प्शन वाले में पी एब्जॉर्ब। अब बताइए, 2 रिफ्लेक्टिव पावर 70 और एब्जॉर्प्टिव पावर 30। अच्छा एब्जॉर्प्टिव में 2 नहीं आएगा, है ना, वो तो है ही, 2 थोड़ी ना आता है एब्जॉर्प्टिव में, रिफ्लेक्टिव में आता है 2। थोड़ा सा सतर्क होके काम करिए, अच्छा सवाल है। अगले टर्न पर ELP1 चाहिए, याद भी दिलाऊंगा टेलीग्राम पर। काम चोरी से बचें, ELP बनाते रहें, मस्त कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। बोलो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 इंटू 10 की पावर 8, 70 दूना 140 प्लस 30, तो 170/3 इंटू 10 की घात -8,
तो 17 का पाड़ा, 3 पंजे 15, 2 बच्चा, और ये 10 इसमें डाल दूं, ये आना चाहिए भाई, देख ले। पन्ने पलट लो, फोटोन थ्योरी एकदम शानदार तैयार, ELP1 पूरी आनी चाहिए, देख लो आप। क्लास का शेड्यूल आपको पता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सही बात है। चलिए, धन्यवाद। रुक जा, आ जाओ आ जाओ, गर्ल्स को भेज दो यहां से, सारे आगे नीचे वाले से। अब किसकी बायो की है, किसकी है? सर इसमें ये निकाल लेंगे, और फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके। किस वाले में? 12 ये फाई आया, जी उससे आएगा ई, जी ई से आएगा आई, जी। और हीट लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा वहाँ से भी आएगा ना? हाँ, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और इंटीग्रेट। एक ही बात है, तो बात तो वही आंसर पड़ेगी। नहीं आ रहा, आई से करना, आई स्क्वायर आर डी टी से आंसर नहीं आ रहा आ उसमें। जाएगा। ला देखा, मैथ्स देखा, नहीं। मैथ्स करके ला। ना ना, परसेप्चुअल मशीन का मतलब है इमेजिनरी, ऐसी फिर मशीन बन जाएगी जिसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि कोई एनर्जी नहीं लगा रहे और लगातार एनर्जी मिलती जा रही है। ना ना, मतलब दिस वॉलेट ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो बात लिखी है। कंजर्वेशन एनर्जी जा रहा है ना, अपन क्या कर रहे हैं, उस मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ये वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अपन मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट अपने थोड़ी ना आ रही है, हाँ मैग्नेट अपन लेके आ रहे हैं, तो आप मैग्नेट आप लेके आ रहे हो तो क्या कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क। तो इसका मतलब 20% और ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, 100 आ रहा है, तो 100 डिवाइड बाय 3 फिर प्लस कर देंगे, 70% का रिफ्लेक्टिव आंसर आएगा। सर इसे सर है 100% रिफ्लेक्ट, 2 पी बाई सी 70% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 1.4। सही आ जाएगा। कुछ नहीं आ रहा, तो उतना लगा क्या रहा है, ये लगावे ना 2p/c। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये है आई कैप प्लस जे कैप, तो याद कर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सी ई बी, सही है। अपन को चाहिए बी, तो बता बी कैसे आएगा, सी क्रॉस ई। ई पता है तुझे, सी कहाँ है, कहाँ जा रही है वेव, दे रखा होगा, वेव जा रही है देख जेड में, तो सी क्या हो गया, के कैप, के कैप को किससे क्रॉस करा दे, आई कैप प्लस जे कैप। सर वो आर रेटेड पी रेटेड वो कैसे आया था? वो पी रेटेड होता है v स्क्वायर बाय आर, है ना, और v तो सेम है ना।
क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया। अबे ये क्या है? वह